बानसूर पीजी कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश, बीए पार्ट थर्ड, राजनीति विज्ञान, पेपर फर्स्ट। आज सामान्य रूप से अपन बात करेंगे कि 3 साल में राजनीति विज्ञान के 6 पेपर पढ़ाए जाते हैं, जिसमें बीए पार्ट फर्स्ट में राजनीति विज्ञान का जो पहला पेपर चलता है वो राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और द्वितीय प्रश्न पत्र चलता है भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारक। ठीक इसी प्रकार बीए पार्ट सेकंड में 2 पेपर चलते हैं, जिसमें पहले पेपर का नाम है प्रमुख देशों के संविधान, और द्वितीय प्रश्न पत्र चलता है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका दूसरा नाम है भारत का संविधान, अथवा इसी का नाम है भारतीय शासन एवं राजनीति। ठीक इसी प्रकार बीए पार्ट थर्ड में 2 पेपर चलते हैं, जिसमें पहले पेपर का नाम है प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक, और इसी पर आज सिलेबस में चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें निम्न प्रकार से इन टॉपिक्स के नाम हैं। पहला चैप्टर का नाम है प्लेटो, दूसरे का अरस्तु, तीसरा संत थॉमस एक्विनास, चौथा मैकियावेली, पांचवा हॉब्स, छठा जॉन लॉक, सातवां रूसो, आठवां बेंथम, नौवां मिल, 10वां कार्ल मार्क्स, 11वां लास्की, 12वां टी.एच. ग्रीन, और उसके बाद हीगल। इस प्रकार जो सिलेबस की बात कर रहे हैं उसमें मोटे से रूप से ये बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर है, जिसमें ये सिलेबस बताया गया है। अब सामान्य रूप से अपन बात करते हैं प्लेटो का जो जीवन परिचय है, वो प्लेटो का जन्म यूनान के 2 छोटे नगर राज्य एथेंस में 428 से 27 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम एरिस्टॉन था और माता का नाम पेरिक्लियन। उसका जीवन बहुत कष्टदायक रहा। 30 वर्षों की आयु में वो पेंसिल्वेनिया के युद्ध में लड़ते हुए अंत में हार खाते हुए लोकतंत्र का चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। 18 से 20 वर्ष की आयु में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आ गया, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो प्लेटो का गुरु सुकरात और प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। इस प्रकार देखा जाता है कि प्लेटो बहुत ही कष्टदायक जीवन जीते हुए वहाँ की शासन व्यवस्था को संचालित करने में बहुत अहम योगदान दिया, और अंततः संघर्ष करते हुए प्लेटो 81 वर्ष की आयु में अपने एक शिष्य के आग्रह पर रात को एक विवाह समारोह में सम्मिलित हुआ था। उस शोरगुल से परेशान होकर वह एक विश्राम हेतु एक दूसरे कमरे में चले गए, और प्रातःकाल जब वे गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए उस कमरे में प्रवेश किया तो प्लेटो चिर निद्रा में विलीन हो चुके थे। इस प्रकार उनका जीवन परिचय देखा जाता है। अब आगे बात करते हैं प्लेटो की प्रमुख रचनाएं। प्लेटो ने लगभग 38 पुस्तकों की रचना की, जिनमें मुख्य रूप से रिपब्लिक को माना जाता है, लेकिन उसके साथ ही उसने अपोलॉजी, क्रीटो, यूथ्रीफ्रो, जॉर्जियस, मीनो, प्रोटागोरस, फेडो, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, लॉज इत्यादि पुस्तकों की उसने रचना की, और इन अधिकांश पुस्तकों में प्लेटो के चिंतन में ये देखा गया है कि वहाँ की शासन प्रणाली को कैसे संचालित किया जाता है। अब आगे प्लेटो के चिंतन की पद्धति की बात करते हैं। प्लेटो मुख्य रूप से निगमन आत्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं, और इस पद्धति के साथ साथ उन्होंने द्वंद्वात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धतियों का भी प्रयोग किया है। आगे प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव। प्लेटो का चिंतन और धनुष के काल्पनिक मस्तिष्क की उपज नहीं थी, लेकिन देखा गया है कि प्लेटो के चिंतन पर सबसे अधिक सुकरात का ही प्रभाव दिखाई देता है, और इसीलिए सुकरात कहते थे सद्गुण ही ज्ञान है, और उसी से प्लेटो ने इस पद्धति को ग्रहण किया था। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेटो की जो महानतम रचना है रिपब्लिक सर्वश्रेष्ठ उनका एक ग्रंथ था। 40 वर्ष की अवस्था में अपने विचार इसमें व्यक्त किए गए थे। अब प्लेटो ने अपने प्लेटो के आदर्श राज्य को
समझाने का जो प्रयास किया है उसमें मुख्य रूप से राज्य और व्यक्ति के संबंधों को दर्शाया गया है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का निर्माण 3 चरणों में मानते हैं। मानव की आर्थिक आवश्यकताओं को ही राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख आधार मानते हैं और इसीलिए बारकर के शब्दों में कहा जा सकता है, भोजन, प्रशय और इच्छाएं सामान्य प्रयास के अभाव में उचित रूप से पूरी नहीं की जा सकती हैं और इसीलिए स्वयं प्लेटो के शब्दों में राज्य मानव समाज की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है और कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। आदर्श राज्य के निर्माणात्मक में 3 वर्ग मुख्य रूप से भाग लेते हैं, जिसमें संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग माने जाते हैं। इसके बाद आदर्श राज्य की आधारशिला प्लेटो ने न्याय को माना है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर टिकी हुई है। आदर्श राज्य के आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद को माना जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्लेटो ने शिक्षा और साम्यवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए। स्त्री और पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा योग्य और ज्ञानी शासक तैयार किए जाने चाहिए और इसीलिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की बागडोर एक दार्शनिक शासक के हाथों में सौंपने का कार्य किया है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की व्यवस्था को इस प्रकार चलाना चाहता था कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर दुखी न हो और यही कारण है कि उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना की। ऐसा राज्य जिसमें प्रजा किसी भी प्रकार से कष्ट न झेले और इसीलिए उसने इस व्यवस्था को महत्व प्रदान किया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा का महत्व क्या है। व्यवहारिक रूप से कहा जा सकता है कि प्लेटो ने जो अपना आदर्श राज्य बनाया था उसमें सब प्रकार से सुखी जीवन हो और इसीलिए सेवाइन ने कहा है कि वर्तमान राज्य को एक ऐसे राज्य के रूप में देखना चाहिए जिसमें सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकें। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था उसके सेवाइन के बारे में कहा गया कि रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा संबंधी सूत्र न्याय को ही माना गया है और इसी के आगे इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला है न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, दूसरा है न्याय का थ्रेसीमैक्स का सिद्धांत और तीसरा है न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत। इस प्रकार प्लेटो ने न्याय को समझाने के लिए 3 सिद्धांतों को बनाया था और प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो व्यक्ति की साहस और दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग के लिए था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की निम्न विशेषताएं देखी जा सकती हैं। नंबर 1, 3 गुणों का समावेश हो। न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा हो। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत लागू हो। हस्तक्षेप का सिद्धांत लागू हो। अति व्यक्तिवाद का विरोधी हो। मनोवैज्ञानिक आधार लागू किया जाए और दार्शनिक राजा को तैयार किया जाए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की निम्न विशेषताएं देखी गई हैं। अब कुछ लेखक हैं जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना निम्न बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। नंबर 1, न्याय को कानूनी धारणा में न मानकर नैतिक धारणा मानना। नंबर 2, प्रजातंत्र विरोधी माना जाता है। अधिकारों और दंड की व्यवस्था का इसमें बिल्कुल अभाव देखा गया है। ठीक इसी प्रकार प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को देखा जा सकता है। इसीलिए सेबाइन ने कहा है कि प्लेटो ने राजनेताओं के मार्ग से बाधाओं को हटाने के लिए साम्यवाद को चाहे कितना ही महत्व क्यों नहीं दिया हो, लेकिन उसका मुख्य जोर साम्यवाद पर नहीं बल्कि शिक्षा पर है। और इसीलिए
शिक्षा के महत्व को समझाते हुए प्लेटो ने शिक्षा पद्धति को निम्न प्रकार से समझाया। शिक्षा सिद्धांत न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता। शिक्षा द्वारा प्राकृतिक क्षमता का विकास। शिक्षा के द्वारा आत्म चक्षु को प्रकाशोन्मुख करना। शिक्षा का सामाजिक पहलू, शिक्षा का राजनीतिक पहलू, शिक्षा का दार्शनिक दृष्टि से महत्व होना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा की पृष्ठभूमि को समझाते हुए प्लेटो ने यूनान के दो छोटे छोटे नगर राज्य एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली को अलग अलग भागों में बांटा है। और प्लेटो की शिक्षा योजना की रूपरेखा प्लेटो ने जिस प्रकार से प्रस्तुत की है उसको निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 2 वर्ष का सैनिक प्रशिक्षण दिया जाए, उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसीलिए प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। राज्य के द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली के 2 भाग किए, प्राथमिक एवं उच्चतर। प्राथमिक शिक्षा 20 वर्ष तक के युवकों को मिलती है और इसकी सैनिक सेवा के प्रारंभ में होती है। उच्चतर शिक्षा उन चुने हुए स्त्री पुरुषों को मिलती है जो संरक्षक वर्ग के सदस्य होते हैं। इस शिक्षा का काल 20 से 35 वर्ष तक का रखा गया है, जिससे कि शरीर और मन का विकास होता है। पाठ्यक्रम का आधार निश्चित आयु वर्ग का होना चाहिए। पाठ्यक्रम में नैतिक मानदंडों को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षा एक दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया होती है जो लगातार चलती रहती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्लेटो की शिक्षा योजना की कुछ लेखकों ने आलोचना भी की है, जिसमें मुख्य रूप से ये आलोचना की गई है कि यह व्यवस्था अप्रजातांत्रिक एवं एकागी है, कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण रखती है, शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला माना गया है, व्यक्तिक विकास का बलिदान किया गया है, शिक्षा योजना में अधिनायक तंत्र के बीज बोए गए हैं, शिल्पियों की शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।